और आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था, पूरे दुनिया को इंतजार था। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात चल रही है। इसके पहले शहबाज ने ईरानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। तो दो देशों के बीच शांति की बैठक इस समय चल रही है। शांति वार्तालाप यहां पर हो रहा है। यूएस डेलीगेशन एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है ईरान के डेलीगेशन नजर आ रहे हैं, ईरानी डेलीगेशन नजर आ रही हैं। इस समय पाकिस्तान की धरती पर एक इतिहास रचा जाएगा। हालांकि इस समय की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और बयां कर रही है, लेकिन बीच बीच में जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो ये भी बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है इसका सफल जो है, ये सफल बातचीत रहेगी या नहीं वो कुछ ही समय में पता चलेगा। लेकिन इस समय जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसका सबको इंतजार था, तकरीबन 45 दिन पूरे हो चुके हैं इस युद्ध को और आखिरकार इस युद्ध के बाद सीजफायर का ऐलान हो चुका था, शांति वार्ता की बात हो रही थी। और इसी बीच पीस टॉक के बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, जहां पर यूएस डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन साथ में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात चल रही है। तो बिल्कुल बातचीत ये चल रही है इस वक्त, लेकिन इस बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों देशों के बीच में यानी ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत होगी। और दूसरा अहम सवाल है कि अगर बातचीत होती है तो क्या प्रत्यक्ष तौर पे होती है या अप्रत्यक्ष तौर पे, यानी डायरेक्ट टॉक्स ईरान और अमेरिका के बीच में होता है या इनडायरेक्ट टॉक्स। हमारे साथ इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां जुड़ी हुई हैं। आफ्ताब, ये बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां, क्या कुछ जानकारियां आप तक सामने आ रही हैं? बैठक चल रही है या खत्म हो चुकी है? आफ्ताब, आफ्ताब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपको कुछ पूछ रहे थे, मुझे आवाज नहीं आई है। ठीक है आफ्ताब, ये बताइए, बैठक को शुरू हुए करीब घंटे भर होने को है, मुझे लगता है बैठक खत्म होने की कोई जानकारी सामने आई है या बैठक के अंदर से अब तक कोई जानकारी आप तक पहुंची है? क्या चल रहा है, क्या माहौल है वहां? आफ्ताब, लगता है आफ्ताब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आफ्ताब से लगातार संपर्क करने की कोशिश। नायब सदर हैं, अमेरिकी नायब सदर, उनकी मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से चल रही है। जी, कंटिन्यू। जी आफ्ताब, अपनी बात रखिए। जो नायब सदर हैं, अमेरिकी नायब सदर, उनकी मुलाकात जी जी, मैं अपनी बात आपसे कर रही हूँ कि नायब सदर, अमेरिकी नायब सदर की पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात इस वक्त जारी है। और ये तमाम तर मनाज़िर आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीएम पाकिस्तान ने नायब सदर अमेरिकी जेडी वेंस को रिसीव किया है। और इससे पहले भी हमने यही देखा कि जब इनका तैयारा पाकिस्तान पहुंचा तो वहां पर भी खास तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया। और इससे पहले जो पीएम पाकिस्तान है, उनकी मुलाकात ईरानी वक्त से भी हो चुकी थी। और अब ये 1-on-1 मुलाकात जो है वो अब अमेरिकी क़यादत से भी हो रही है, जिनकी जो वक्त पाकिस्तान में मौजूद है नायब सदर अमेरिकी, वो उनकी क़यादत कर रहे हैं। इस तमाम प्रोसेस के बाद अब जो दोनों फरीकैन हैं उनको एक टेबल पर बिठाया जाएगा, जहां पे पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेगा। और अभी पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत ने 1-on-1 मुलाकात कर ली, दोनों जानिब से अपने जो पॉइंट्स थे, ईरान की जानिब से भी और उसके बाद अमेरिका की जानिब से भी जो जो पॉइंट्स थे वो सामने रखे गए हैं। अब ये जो उमूर दे पाएंगे, ये जो बातें होंगी इन मुलाकातों में, वो फिर एक टेबल पर रखा जाएगा, जहाँ पे दोनों फरीकैन अब एक दूसरे के आमने सामने होंगी। और फिर मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड नेगोशिएशन का जो है वो चलेगा, जिसमें दोनों फरीकैन बातचीत के बाद ये तय पाएगा कि ये जो 2 हफ्ते की सीज फायर का मुआहिदा हो चुका था, ये अब मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाएगा। पॉइंट्स जो है वो ईरान की जानिब से रखे जाएंगे सामने, और वो पॉइंट्स जो अमेरिका रखेगा सामने, उनके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। और ये मुलाकातें जब खत्म होंगी, 1-on-1 जो मुलाकातें होनी है जब खत्म होंगी, उसके बाद जो दोनों फरीकैन हैं उनको आमने सामने बिठा के जो पॉइंट्स मुलाकात चल रही है, दोनों देश साथ में बैठे हैं। जी दोनों फरीकैन बात करते हैं। जी जी,
साथ में बैठे हैं, मुलाकात चल रही है, शांति वार्ता की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन अराघा जी की ओर से देखिए, अभी अभी भी संदेश दोनों है जो देश है कि वो तो सामने सुनिए, नहीं अराघा बैठे जी हैं। की ओर से ईरानी ये वक्त भी से संदेश पहले है कि मुलाकात हो आज भी चुकी है यूएस और पे अब हमें पूरा भरोसा अमरीकी नहीं जो है। वक्त है उससे अब ये पाकिस्तान की मुलाकात चल रही है और इसमें तमाम जो उमूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस्लामाबाद में फैसले हो रहे हैं या फिर वॉशिंगटन से डोर खींची जा रही है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर क्या खुद कमांड में है या किसी और के इशारे पर चल रहे हैं? ये एक ट्वीट आता है, देखिए। पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया। ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान फिर बेइज्जत हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरानों का द ग्रेट पपेट शो। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग में पाकिस्तान भी एक किरदार है। एक ऐसा किरदार जो भले ही परोक्ष रूप से जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। कभी खुद को शांति वार्ता का चेहरा बताता है, तो कभी उसके नेताओं के बयान पूरे समीकरण को बिगाड़ देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादित पोस्ट और फिर उसका अचानक गायब हो जाना इसी दोहरे चरित्र को उजागर करता है। एक तरफ अमेरिका की नाराजगी, दूसरी तरफ इजराइल का अविश्वास। इन सब के बीच पाकिस्तान की स्थिति एक ऐसे खिलाड़ी की लगती है जो खुद चाल नहीं चल रहा, बल्कि किसी और के इशारे पर अपनी चाल बदल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में चल रहे इस पपेट शो की पूरी कहानी क्या है? कौन इस कहानी का सबसे अहम किरदार है? इसे समझने से पहले हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, जहां से पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सवाल उठने शुरू हुए। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक ट्वीट से। इस ट्वीट में उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया और बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर एक पूरे देश और समुदाय को निशाना बनाती थी। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार हो रहा है। निर्दोष नागरिकों को इजराइल मार रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून की होली जारी है। इजराइल इंसानियत के लिए लानत और कैंसर जैसी बीमारी है। जिन लोगों ने फिलिस्तीन की जमीन पर यूरोपीय यहूदियों को हटाने के लिए ये राज्य बनाया, वो जहन्नुम में जले। ये बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का अहम चेहरा बताने की कोशिश कर रहा था। We don't trust Pakistan, for sure. They are a sponsor of terrorists, maybe not to the extent as when you compare it to Iran, but it's enough for us not to trust them. They don't recognize our country. Apparently, the United States has decided to use their services because it is good for them. We are coordinated with the United States when it comes to the substance. The tactics of the negotiations, we trust the Americans to pursue them. And we are sure that we are going to continue to be completely coordinated with the United States. लेकिन इस पोस्ट ने कूटनीति की पूरी तस्वीर बदल दी। अमेरिका से नाराजगी सामने आई और इजराइल ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। और फिर अचानक वो ट्वीट डिलीट हो गया। न कोई सफाई, न कोई स्पष्टीकरण, बस खामोशी। और यहीं से शुरू होता है शक। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी बड़े दबाव का नतीजा? यहीं से कहानी पहुंचती है पाकिस्तान की असली ताकत के केंद्र तक, पाकिस्तान आर्मी और उसके प्रमुख आसिम मुनीर। पाकिस्तान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि फैसले संसद में नहीं बल्कि रावलपिंडी के GHQ में होते हैं।
यानी पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में। यहां से पाकिस्तान की पूरी सेना का कमांड, नियंत्रण, प्रशासन और रणनीतिक फैसले होते हैं। लेकिन इस बार सवाल और बड़ा है, क्या जीएचक्यू भी पूरी तरह से स्वतंत्र है? क्योंकि जिस तेजी से एक विवादित बयान आया और फिर उसी तेजी से गायब हुआ, वो किसी अंदरूनी डैमेज कंट्रोल से ज्यादा बाहरी दबाव की ओर इशारा करता है। अमेरिका की नाराजगी सामने आती है और पाकिस्तान तुरंत बैकफुट पर दिखता है। ऐसे में तस्वीर बनती है एक कठपुतली की, जहां चेहरा असीम मुनीर का है, लेकिन डोर कहीं और से हिलती नजर आती है। और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या मुनीर खुद फैसले ले रहे हैं या फिर वैश्विक ताकतों के इशारे पर पाकिस्तान की दिशा तय हो रही है? ये भी समझेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में हायरार्की ब्रेकडाउन की कहानी भी समझिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में रक्षा मंत्री सेना प्रमुख से ऊपर होता है। नीतियां सरकार तय करती हैं और सेना उन्हें लागू करती है। लेकिन पाकिस्तान में तस्वीर अक्सर उल्टी नजर आती है। यहाँ सत्ता की असली हायरार्की कागजों में नहीं, बल्कि ताकत के संतुलन से तय होती है। ख्वाजा आसिफ जैसे मंत्री भले ही पद में ऊपर दिखे, लेकिन फैसलों की असली दिशा अक्सर असीम मुनीर के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। यानी सिविलियन सरकार और सेना के बीच एक अदृश्य खींचतान हमेशा मौजूद रहती है। और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव जुड़ जाता है तो यही संतुलन और बिगड़ जाता है। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है, क्या पाकिस्तान की सरकार सेना को कंट्रोल कर रही है या फिर सेना ही पूरे सिस्टम को चला रही है? और अगर सेना दबाव में है तो आखिर असली कंट्रोल किसके हाथ में है? इस सवाल का जवाब भले ही सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन घटनाओं की कड़ियां बहुत कुछ इशारा जरूर करती हैं। जैसे ही विवादित बयान आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और फिर तुरंत डैमेज कंट्रोल भी दिखा। अमेरिका की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। खासतौर पर जॉश गाथिमीर जैसे नेताओं ने इसे कूटनीति के खिलाफ बताया। ये पूरी तरह पागलपन है। जब पाकिस्तान सीज फायर वार्ता की अगुवाई कर रहा है, उस समय उसका रक्षा मंत्री यहूदी और इजराइल को निशाना बनाते हुए जहरीली भाषा बोल रहे हैं। ऐसी नफरत भरी बयानबाजी इस नाजुक समय में बिल्कुल अस्वीकार्य और नुकसानदेह है। ये कूटनीति नहीं है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और इसके बाद जो हुआ वो सबसे अहम था, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट गायब। यानी घटनाओं की टाइमिंग एक ऐसा पैटर्न बनाती है जहां फैसले भीतर से नहीं बल्कि बाहर के संकेतों से बदलते नजर आते हैं। ऐसे में तस्वीर साफ होती है, एक ऐसा सिस्टम जहां चेहरा इस्लामाबाद का है, ताकत रावलपिंडी में है, लेकिन असर कहीं और से आता है। और यही पाकिस्तान में चल रहे द पपेट शो का सबसे बड़ा सच है। डोर किसके हाथ में है, ये कभी खुलकर नहीं दिखता, लेकिन अतीत के मंच पर बार बार यही दिखता है कि पाकिस्तान को ताकत की छड़ी से हाँकने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। तीखे सवाल और जनता का हाल। आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया है। आपके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपने ये किया। ग्राउंड जीरो पर फिर आ रही है सबसे मुखर आवाज। बंगाल के रसगुल्ले का सियासी स्वाद। पहुंच रही है रूबी का लियाकत। तैयार हो गई है कार। बंगाल चुनाव की हर कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।